नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के पॉलिटिकल साइंस में। राजनीतिक विज्ञान के इस नोट्स में इससे पहले कई टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज के वीडियो में रहेगा हॉब्स, लॉक और रूसो। इसके अलावा रहेगा उदारवाद यानी शास्त्रीय या नकारात्मक उदारवाद, आधुनिक या सकारात्मक उदार के अलावा समझौता या राज्य का निर्माण। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले का वीडियो भी देख लेते हैं कि कहाँ पे छोड़ा गया था। तो उस समय छोड़ा गया था उदारवादी से ही हम लोगों को शुरू करना है। तो आइए देखते हैं उदारवादी का। इससे पहले दबाव समूह, निर्वाचन समूह, ये सब कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ से अब हम लोग को शुरू करना है उदारवाद से। उदारवाद यानी लिबरलिज्म जो होता है, उदारवाद शब्द लाटिन शब्द के लिबर से निकला है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। इस तरह से उदारवाद का सबसे बड़ा मूल्य क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो लास्की ने उदारता को एक मनोवृत्ति कहा है, या कठोर और लचीलेपन की मनोवृत्ति है, या ऐसी मनोवृत्ति है जो देश काल परिस्थितियों के अनुसार अपने में बदलाव कर लेती है। कुल मिलाकर उदारवाद मध्यम मार्ग है। उदारवाद की विशेषताएं क्या होती हैं? पहला है मनुष्य एक विवेकशील करता है, इसलिए उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष बल देता है। व्यक्ति स्वयं में साध्य है, इसलिए व्यक्ति ही तय करेगा उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उदारवाद कहता है। अर्थात नैतिकता का स्रोत स्वयं व्यक्ति होता है। उदारवाद के अनुसार जो व्यक्ति विवेकशील होगा वह सही गुण होगा, और जो सही गुणता भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता एवं सही गुणता जैसे मूल्यों की रक्षा प्रजातंत्र में ही हो सकती है। तीसरा है उदारवाद व्यक्तिवाद की तरह ही व्यक्ति को साध्य एवं राज्य को साधन मानता है। राज्य का कार्य केवल सुरक्षा तक सीमित कर देता है। राज्य को कल्याणकारी कार्य करने से उदारवाद मना करता है। इस तरह से ये उदारवाद क्या हो गया? नकारात्मक और सीमित राज्य का वकालत करता है। मतलब किसी भी प्रकार के कल्याणकारी कार्य को करने से ये मना कर देता है उदारवाद। वहीं उदारवाद की जो मूल भावना है वो व्यक्तिवाद पर ही है। अतः उदारवाद नकारात्मक स्वतंत्रता एवं प्रक्रियात्मक न्याय पर बल देता है। तो उदारवाद किस पे बल देता है? नकारात्मक स्वतंत्रता और प्रक्रियात्मक न्याय पर बल देता है। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देते हुए अहस्तक्षेप राज्य की मांग करता है। अतः उदारवाद मुक्त विनिमय पर आधारित बाजार व्यवस्था का समर्थन करता है। यहाँ यह भी याद होना चाहिए कि उदारवाद को ही पूंजीवाद भी कहते हैं। उदारवाद को ही पूंजीवाद कहते हैं। उदारवाद के पिता जॉन लॉक माने जाते हैं। उदारवाद के उद्भव के लिए वही परिस्थितियाँ जिम्मेदार रही हैं जो राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए जिम्मेदार रही हैं। ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। तो उदारवाद के पिता कौन हैं? उदारवाद के पिता है जॉन लॉक। जॉन लॉक महोदय इसके पिता हैं। और परिस्थितियाँ पुनर्जागरण, मानववाद, वाणिज्यिक क्रांति, वैज्ञानिकवाद और औद्योगिक क्रांति, ये सब इसकी परिस्थितियां हैं उदारवाद की। जो अन्य परिस्थितियां जिसकी होती हैं वही इसकी भी हैं। पुनर्जागरण, मानववाद, वाणिज्यिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से पूंजीवादी वर्ग का उदय हुआ। इसी वर्ग ने राज्य की सत्ता को सीमित करने की मांग की और यहीं से उदारवाद का जन्म होता है। उदारता का अर्थ है परिवर्तनशीलता से लगाया जाता है। जो देश काल परिस्थितियों को अपने अनुसार परिवर्तित कर ले वही उदारवाद कहलाता है। अतः उदारवाद को व्यवस्थित विचारधारा नहीं माना जाता, क्योंकि यह विचारधारा देश काल परिस्थितियों के अनुसार अपने में बदलाव करती रहती है। इसी बदलाव के क्रम में सबसे पहले उदारवाद वाणिज्यिक पूंजीवाद के रूप में आया। तो सबसे पहले उदारवाद किसके रूप में आया? वाणिज्यिक पूंजीवाद के रूप में आया। वाणिज्यिक क्रांति से एक मध्य वर्ग का उदय हुआ। इसी मध्य वर्ग ने अपने वाणिज्य को फलने फूलने के लिए किया। शांति सुरक्षा की, अतः इन्होंने राजाओं को निरंकुश सत्ता का समर्थन किया। इसी वाणिज्यिक पूंजीवाद के प्रतिनिधि दार्शनिक हॉब्स माने जाते हैं। तो अपने वाणिज्यिक की सुरक्षा शांति के लिए इन्होंने क्या किया? शांति सुरक्षा की, तथा इन्होंने राजाओं से निरंकुश सत्ता की मांग की। और इस पूंजीवाद के प्रतिनिधि कौन है? हॉब्स से माने जाते हैं। दूसरा है वाणिज्यिक क्रांति के बाद वैज्ञानिक क्रांति हुई। वैज्ञानिक क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति ने वाणिज्यिक मध्य वर्ग को पूंजीवाद में बदल दिया। पूंजीवाद ने अपने उद्योगों को फलने फूलने के लिए अहस्तक्षेप राज्य के लिए, या जिसे बोलते हैं
लेसिस फेयर स्टेट की मांग की, लेसिस फेयर स्टेट की मांग की, अर्थात इस वर्ग ने आर्थिक स्वतंत्रता की मांग की। अपने इसी मांग को करते हुए कहा कि राज्य आर्थिक क्रियाकलाप में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। इसी को आर्थिक उदारवाद कहा गया। आर्थिक उदारवाद के जो प्रतिनिधित्व हैं एडम स्मिथ के अलावा रिकार्डो एवं माल्थस हैं। फिर है आर्थिक उदारवाद को उदारवाद उपयोगितावाद के रूप में भी राजनीतिक क्षेत्र में आता है। तो आर्थिक उदारवाद के बाद उदारवाद उपयोगितावाद के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में आता है। उपयोगितावाद अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के सिद्धांत को राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाता है। तो उपयोगितावाद क्या कहता है? अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण, इसी को क्या बनाता है? वो मार्गदर्शक सिद्धांत बना लेता है अपने। और उपयोगितावाद के प्रतिनिधि दार्शनिक जो हैं बेंथम महोदय हैं, विल महोदय हैं, बेंथम और मिल। चौथा है इसके बाद ग्रीन, बेडले और बोसांके के नेतृत्व में उपयोगितावाद में आदर्शवादी संशोधन होता है। जो उदारवाद केवल व्यक्ति को महत्व देता था, अब वह राज्य को भी महत्व देने लगा है। इस तरह पहले का नकारात्मक उदारवाद सकारात्मक उदारवाद में बदल जाता है। अब तक जो उदारवाद पुलिस राज्य एवं हस्तक्षेप राज्य की वकालत करते थे, अब कल्याणकारी राज्य की बात करने लगी। आगे चल के लास्की, मैकाइवर उदारवाद में बहुलवादी संशोधन कर देते हैं। आगे चल के क्या करते हैं? लास्की एवं मैकाइवर उदारवादी में संशोधन कर देते हैं और ये बहुलवादी उदारवादी हो जाते हैं। अब उदारवाद समूह बनाम राज्य की बात करने लगता है। इसी को आधुनिक व्यक्तिवाद कहते हैं। तो अब उदारवाद समूह बनाम राज्य की बात करता है, इसी को आधुनिक व्यक्तिवाद कहा जाता है। छठा है फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बार पुनः व्यक्तिवादिता बढ़ जाती है। ऐसे में उदारवाद समकालीन उदारवाद में बदल जाता है। इस समकालीन जो धाराएं निकलती हैं, पहली धारा है स्वेच्छा तंत्रवादी कहलाती है। इस धारा के जो विचारक हैं हेयर, नाजिक, बर्लिन इत्यादि हैं। सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी राज्य को मृग तीसरा मानते हुए प्रहरी राज्य की मांग करते हैं। इस तरह पहले का नकारात्मक उदारवाद जो है पुनः अपने रूप में लौट आता है। सातवां है दूसरी धारा जो थी राल्स और मैकफेरसन जैसे समतावादियों की है। पहली धारा जहां हेयर, नाजिक और बर्लिन की थी, वहीं जो दूसरी धारा है राल्स, मैकफेरसन जैसे समतावादियों की है। ये लोग सामाजिक न्याय की वकालत करके समतावादियों को समतावादी समाज की स्थापना पर बल देते हैं। इस तरह ये लोग सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 8 है 1990 के बाद उदारवाद निजी उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति को अपना लेता है। इसी को एलपीजी मॉडल कहते हैं। इस एलपीजी मॉडल के रूप में पहले का आर्थिक उदारवाद पुनः लौट आता है, अर्थात उदारवाद की दिशा लेसिस फेयर स्टेट की ओर हो जाती है। उदारवाद का अगर देखें तो शास्त्रीय या नकारात्मक उदारवाद जो है, वर्चनल उदारवाद यही है। उदारवाद के दो शाखाएं हैं, एक है शास्त्रीय या नकारात्मक उदारवाद, दूसरा है आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद। ये वर्जनल उदारवाद कौन है? तो शास्त्रीय या नकारात्मक। पिता इसके हैं लॉक 1632 से 1704, इसके पिता हैं ग्रीन महोदय। समझौतावादी इसके कौन हैं? हॉब्स, लॉक और रूसो। आर्थिक उदारवाद यहाँ कौन है? स्मिथ महोदय। उपयोगितावादी या उदारवादी कौन है? बेंथम और मिल महोदय हैं। आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद के अगर पिता को देखें तो ग्रीन हैं। ग्रीन आदर्शवादी उदारवाद हैं। बहुलवादी उदारवादों में लास्की और मैकाइवर हैं। सामाजिक उदारवाद में हॉब्स हाउस हैं। तो अगर तुलना करें यहाँ पे, इसके पिता लॉक है किसके? शास्त्रीय या नकारात्मक के, जबकि आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद के पिता ग्रीन हैं। समझौतावादी इसमें हॉब्स, लॉक, रूसो हैं। आदर्शवादी उदारवादी इसमें ग्रीन हैं। आर्थिक उदारवाद यहाँ सीमित है। तो बहुलवादी उदारवाद यहाँ लास्की, मैकाइवर है। उपयोगितावादी उदारवाद यहाँ बेंथम और मिल है। सामाजिक उदारवाद यहाँ हॉब्स हाउस है। और यही समकालीन उदारवाद में परिवर्तित होता है। अब उदारवादी क्या हो गए? जो उदारवाद था उस समकालीन उदारवाद में बदल जाता है। शास्त्रीय या नकारात्मक को वास्तविक वर्जनल उदारवाद कहते हैं। जब उदारवाद लिख कर आए तो नकारात्मक उदारवादी होगा, यानी लाख का ही होगा। जब भी पेपर में खाली उदारवाद पूछेगा तो ये शास्त्रीय
या फिर क्या होगा, नकारात्मक वाला आएगा, यानी लाक महोदय का ही उदारवाद रहेगा, लाक महोदय का। जब सकारात्मक आए तो सकारात्मक वाला चला जाएगा ग्रीन महोदय का, ग्रीन महोदय का। समझौतावादी कौन है, हॉब्स, लॉक, रूसो। आर्थिक उदारवादी हैं स्मिथ महोदय। उपयोगितावादी हैं बेंथम महोदय और मिल महोदय। तो आदर्शवादी के अलावा अगर बहुलवादी देखें उदारवाद तो लास्की, मैकाइवर इसमें आएंगे। और सामाजिक उदारवाद हॉब्स हाउस का है। सामाजिक उदारवाद किसका है, हॉब्स हाउस। और बहुलवादी उदारवाद कौन है, लास्की, मैकाइवर। आदर्शवादी उदारवाद ग्रीन और पिता ग्रीन है। अब आते हैं नीचे, समकालीन उदारवादी। इसमें एक स्वेच्छा तंत्रवाद है, एक समतावादी है। स्वेच्छा तंत्रवादी नकारात्मक उदारवाद की तरह है, समतावादी सकारात्मक उदारवाद की तरह है। तो इसमें भी उदारवाद का एक स्वेच्छा तंत्रवाद, एक समता तंत्रवाद। समझौतावादी उदारवाद में क्या आएंगे, हाफ, लाक और रूसो। तीनों विचारकों का मानना है कि राज्य मनुष्यों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम है। तीनों विचारक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और इनके प्रतिपादन में 3 बिंदुओं के अंतर्गत ये आता है। नंबर 1, तीनों का जो समझौतावादी सिद्धांत का नंबर 1 है, मानव स्वभाव पे, प्राकृतिक अवस्था पे और समझौता पे। जंगली स्वभाव पहली अवस्था है इसकी। हॉब्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। कब हुआ था, 1588 में। हॉब्स इंग्लैंड के थे, 1588 इनका जन्म है ब्रिटेन। इनकी एक पुस्तक थी लेवियाथन यानी मानव देव, लेवियाथन यानी मानव देव। भूमिका क्या था कि हॉब्स के जन्म के समय ब्रिटेन में राजतंत्र एवं प्रजातंत्र समर्थकों के बीच संघर्ष चल रहा था। ब्रिटेन में अशांति, असुरक्षा, भय एवं अराजकता का वातावरण था। इसलिए अपनी पुस्तक जो हॉब्स ने लिखा था लेवियाथन, उसकी पहली लाइन में ही लिख दिया, मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। तो हॉब्स ने क्या लिखा कि मैं और भय दोनों क्या हैं, जुड़वा भाई हैं। हॉब्स के लेखन का उद्देश्य यही था कि किस तरह से शांति सुरक्षा का माहौल स्थापित किया जा सके, क्योंकि वो जब जन्म लिया था तो राजतंत्र और प्रजातंत्र के बीच में भयंकर संघर्ष चल रहा था, अशांति था, अराजकता था। तो लिखा कि जब मैं जन्म लिया तो उस समय भय भी था, यानी अशांति को उसने भय कहा। तो दोनों जुड़वा भाई हो गए, मैं और भय। एक इनका बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है हॉब्स महोदय का। तो हॉब्स इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निरंकुश सत्ता की स्थापना के बिना अनुशासन स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए उसने कहा तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है। फिर उसने क्या कहा, पहला लाइन, तलवार अगर नहीं है तो उसके बिना जो समझौता होगा वो शब्द मात्र होगा, यानी जब भी समझौता करिए तो तलवार रख लीजिए। इसे निरंकुश सत्ता का औचित्य साबित करने के लिए ही समझौता सिद्धांत का सहारा लिया। उसने निम्नलिखित 3 बिंदुओं के अंतर्गत समझौता सिद्धांत का सहारा लिया है। समझौता सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है, नंबर 1 पे है मानव स्वभाव। मनुष्य स्वार्थी होता है, क्रोधी होता है, ईर्ष्यालु होता है, डरपोक होता है। उसने पहले लाइन यही कहा कि मनुष्य स्वार्थी, क्रोधी, ईर्ष्यालु और डरपोक होता है। वह इंद्रिय सुखवादी होता है, अर्थात जिन कार्य करने से उसे करता है और जिससे सुख नहीं मिलता उससे दूर भागता है। मानव स्वभाव को इंद्रिय सुखवाद पर आधारित कर देने के कारण ही हॉब्स के दर्शन को मनोवैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। तो किसके दर्शन को मनोवैज्ञानिक भौतिकवाद कहा जाता है, तो हॉब्स के दर्शन को इंद्रिय सुखवाद पर आधारित कर देने के कारण। नंबर 2 है प्राकृतिक अवस्था। इनका प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक थी, अर्थात कोई समाज या राज्य नहीं था। प्राकृतिक अवस्था में पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक थी, अर्थात कोई समाज या राज्य नहीं था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियाँ ही उसके प्राकृतिक अधिकार थे। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के प्राकृतिक शक्तियाँ ही उसके प्राकृतिक अधिकार थे, ये हॉब्स ने कहा। क्योंकि मनुष्य झगड़ालू होता है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था थी, मत्स्य न्याय की अवस्था थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवस्था थी, हॉब्स महोदय ने कहा। ऐसी अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, पाशविक एवं क्षणभंगुर था। चूँकि मनुष्य डरपोक भी होता है, अतः ऐसे भयावह माहौल में उसके अंदर अपनी आत्मरक्षा को लेकर के भय व्याप्त हो गया। आत्मरक्षा के अधिकार को लेकर उत्पन्न इसी भय ने इंद्रिय सुख में सोए हुए मनुष्य के विवेक को जगाया। हॉब्स कहता है विवेकशील
प्रकृति समझौता चाहती है। हाब्स क्या कहता है कि जो विवेकशील प्रकृति होगी वो समझौता चाहता है। अतः विवेक ने कहा कि शांति से रहो, शांति के लिए समझौता कर लो, समझौते का पालन करो। हाब्स विवेक के ऐसे नियम को प्राकृतिक नियम कहते हैं और कुल उसमें 19 प्राकृतिक नियम बताता है। इस प्रकार 19 नियम ही प्राकृतिक नियम हुए। तो विवेकशील प्रकृति समझौता चाहती है, हाब्स ने कहा है। समझौता या राज्य का निर्माण क्या होता है? यहाँ ए बी के बीच समझौता होगा, जेड को शक्ति दे दिया, इसी कॉमनवेल्थ या स्टेट राज को हाब्स ने क्या कहा है? लेवियाथन। तो यहाँ हाब्स ने क्या किया? ए बनाया, बी बनाया और जेड, इसे जेड को कॉमनवेल्थ या स्टेट राज्य कहा हाब्स ने। ये सर्वशक्तिशाली है, सार्वभौमिक है, निरंकुश है, अदेय है, यानी अपनी शक्ति किसी को दे नहीं सकता, सर्वशक्तिमान है, अस्थायी है। तो कानून की संप्रभुता और नीचे है लेवियाथन। तो इनकी स्वतंत्रता वहीं तक थी जहां तक जेड चुप है। कानूनी संप्रभु प्रतिपादक हाब्स हैं। कानूनी संप्रभु के संस्थापक कौन है? हाब्स है, जबकि ऑस्टिन महोदय ने विकास किया है इसका। ऑस्टिन महोदय ने विकास किया है सिर्फ। कानूनी संप्रभु के प्रतिपादक कौन है? हाब्स महोदय हैं, जबकि इसका विकास किसने किया है? ऑस्टिन महोदय ने किया है। ऑस्टिन महोदय ने किया है। तो समझौता, सभी मनुष्य आपस में एक सामाजिक समझौता करते हैं। समझौते के अंतर्गत एक मनुष्य बी मनुष्य कहता है कि मैं अपने सारे अधिकार और शक्तियाँ जेड से इस शर्त पर सौंपता हूँ कि तुम भी अपने सारे अधिकार सारी शक्तियाँ उस जेड को दे दो। इस प्रकार यह समझौता पूर्ण समर्पण पर आधारित है। समझौता है जिसमें ए और बी समझौते के पार्ट है, लेकिन जेड समझौते का परिणाम है। इसी जेड को हाब्स ने कॉमनवेल्थ या राज्य कहा है। इस तरह हाब्स और सरकार में भेद नहीं करता। हाब्स न राज्य और सरकार में भेद नहीं करता है। कौन? हाब्स। कौन है जो राज्य और सरकार में भेद नहीं करता? तो हाब्स महोदय ही है। तो यहाँ देखिए राज्य हो गया, यहाँ राज्य, समाज और सरकार, ये मिलके बने राजतंत्र। समझौते की भाषा से स्पष्ट है, जेड सर्वशक्तिमान, निरंकुश, सार्वभौमिक, अदेय, अविभाज्य और अस्थायी होगा। यह विशेषता कानूनी संप्रभुता की भी है, इसलिए हाब्स को कानूनी संप्रभुता का प्रतिपादक माना जाता है। तो यहाँ देखिए ये जो ए है और जो ये बी है, ये समझौते के पार्ट हैं, जबकि जेड समझौते का पार्ट नहीं है, क्योंकि इन दोनों की सारी शक्ति जेड में है। इसी को कॉमनवेल्थ, स्टेट या राज्य कहा है हाब्स ने। तो हाब्स को क्या कहा जाता है? हाब्स को कानूनी संप्रभुता का प्रतिपादक कहा जाता है, कानूनी संप्रभुता का संस्थापक कहा जाता है। इसके अलावा हाब्स को जो कानूनी संप्रभु है उसके प्रतिपादक तो माने जाते हैं, लेकिन ऑस्टिन ने ही उसका विकास किया है। किसका? कानूनी संप्रभु का। यदि ऑस्टिन अपने कानूनी संप्रभु को क्या कहता है? निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति। निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति कौन कहता है? ऑस्टिन। कानूनी संप्रभु के संस्थापक कौन है? हाब्स। विकास किसने किया? ऑस्टिन ने। ऑस्टिन अपने कानूनी संप्रभु को निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं, तो हाब्स अपने कानूनी संप्रभु को लेवियाथन कहते हैं। इसी को कहते हैं मानव देव। व्यक्ति किसी भी स्थिति में राजज्ञा का विरोध नहीं कर सकता। हाँ, एक ही अपवाद की स्थिति में विरोध किया जा सकता है, जब राज्य व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार को छीने, उसे मारे पीटे, जेल में डाले। इस प्रकार या इस तरह से हाब्स व्यक्ति को विरोध का अधिकार न देकर निरंकुश राजतंत्र की औचित्य साबित करने की कोशिश करता है। ऐसे राजा एवं संप्रभु के पास अधिकार ही अधिकार हैं, कर्तव्य नहीं है। जनता के पास केवल कर्तव्य ही कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं है। जनता से ऐसे अधिकारी को हाब्स ने इसलिए छीना है अधिकार को, ताकि अनुशासन स्थापित किया जा सके। इसलिए अनुशासन का दार्शनिक भी हाब्स को ही कहा जाता है। अधिकार जनता को इसलिए नहीं दिया क्योंकि अनुशासन बना रहे, और इसी कारण उसे अनुशासन का दार्शनिक कहा जाता है। हाब्स के अनुसार व्यक्ति राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर सकता है। यही कारण है कि हाब्स को कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का बड़ा समर्थक माना जाता है। तो हाब्स क्या है?
हॉब्स कानूनी अधिकारों के सिद्धांतों के बड़े समर्थक हैं। हॉब्स का यह भी कहना है, व्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के चुप रहने तक है, अर्थात कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। मनुष्य डर, भय, विवेक और यहाँ पर देखिए बन गया समझौता। अब इनकी समीक्षा देखते हैं। क्लेरेंडन ने लेवियाथन के प्रति को जलाते हुए कहा कि जितनी घृणा, जितनी राजद्रोह इस पुस्तक में है, अन्यत्र कहीं नहीं होगा। क्लेरेंडन ने कहा। वाहन ने लेवियाथन को एक प्रभावहीन, परिणाम विहीन ग्रंथ बताया। हॉब्स को मामसेवरी का शैतान कहा जाता है। किसने कहा है? अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हॉब्स को मामसेवरी का शैतान किसे कहा जाता है? अगर नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में बता देंगे। हॉब्स को समझौता दास्ता का बंधक पत्र माना जाता है। उपरोक्त आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए ओकसाट ने क्या कहा? लेवियाथन को राजनीतिक शास्त्र की सर्वोत्तम कृति रचना बताया। किसने? ओकसाट ने। सेवायन क्या कहता है कि हॉब्स का निरकुशलतावाद उसके व्यक्तिवाद का पूरक है। वास्तव में अगर देखा जाए तो हॉब्स व्यक्तिवादी है, क्योंकि वह व्यक्ति से ही शुरू करता है। व्यक्ति सुरक्षा के लिए ही उसने स्टुअर्ट वंश की राजाओं की निरकुशल सत्ता का औचित्य साबित करने की कोशिश की। तो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए किया। सेवायन कहते हैं भी हॉब्स का निरकुशलवाद उसके व्यक्तिवाद का पूरक है, और देखा भी जाए तो हॉब्स व्यक्तिवादी है भी। अगला है जॉन लॉक। ये था हॉब्स वाला। हॉब्स का मुक्ता देखिए यही था कि एक ए है और ये बी है। समझौता दोनों ने कर लिया, किसके साथ? जेड के साथ। अब लेवियाथन महामानव या मानवदेव बना, फिर कॉमनवेल्थ बना, फिर राज्य, फिर सरकार, फिर समाज। हॉब्स कहते भी हैं कि संप्रभु या कानून ही अधिकारों को बनाता है। जितना अधिकार संप्रभु व्यक्ति को देगा उतने का ही उपयोग कर सकता है। इस तरह हॉब्स कानूनी अधिकार के सिद्धांत का भी समर्थक बन जाता है। हॉब्स के अनुसार कानून या संप्रभु ही अधिकारों को बनाता है। जितना अधिकार संप्रभु व्यक्ति को देगा उतने का ही उपयोग कर सकता है। इस तरह हॉब्स कानूनी अधिकार के सिद्धांत का समर्थक बन जाता है। कानूनी अधिकार के सिद्धांत का समर्थक बन जाता है। और हॉब्स की अधिकतर ने आलोचना किया है, लेकिन इनके सबसे बड़ी समर्थक कौन है? ओकसाट है। ये कहते हैं लेवियाथन राजनीतिक शास्त्र का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। अब है जॉन लॉक। इनकी जीवनी 1632 ब्रिटेन। पुस्तकें इनके 30 से अधिक हैं। जॉन लॉक की जन्म ब्रिटेन में हुआ है। पुस्तक इनके 30 से अधिक हैं। सहिष्णुता पर निबंध लिखे हैं। इनकी पुस्तक सहिष्णुता पर निबंध पहली है। दूसरा है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। भूमिका जो है लॉक की सबसे प्रमुख पुस्तक जो है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट जो है। इसी पुस्तक की पहली मतलब मेन पार्ट में लॉक दैवी उत्पत्ति के प्रतिनिधित्व रचना यानी पैट्रियार्का की रचना करता है। इसी पुस्तक की पहली ट्रीटाइज यानी मेन पार्ट में दैवी उत्पत्ति की प्रतिनिधित्व का रचना करता है उसने। और दूसरे में क्या किया है कि ट्रीटाइज में समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया है। हॉब्स ने निरकुश तंत्र का औचित्य साबित करने के लिए सामाजिक समझौता की कहानी कही। वही लॉक ने प्रजातंत्र या सीमित राजतंत्र को साबित करने के लिए सामाजिक समझौते की कहानी कही। तो कहानी दोनों का ही है, सामाजिक समझौता से ही है। तो जहाँ हॉब्स निरकुश तंत्र का औचित्य साबित करना चाहता था, वहीं लॉक प्रजातंत्र या सीमित राजतंत्र को साबित करने के लिए सामाजिक समझौता की कहानी कहा है। ब्रिटेन में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों के बीच जो संघर्ष हुआ उससे प्रजातंत्र के समर्थकों की विजय हुई। 1688 में राजा ने स्वेच्छा से अपने सारे अधिकार जनता को दे दिया। इसी को 1688 की गौरवमयी क्रांति या रक्तविहीन क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन का निरकुश राजतंत्र सीमित राजतंत्र या प्रजातंत्र में बदल गया। लॉक ने इसी गौरवमयी क्रांति का औचित्य साबित करने के लिए सामाजिक समझौता का प्रतिपादन कर दिया। और जो प्रतिपादन किया वो 3 बिंदुओं पर किया। नंबर 1 मानव स्वभाव।
तो ये लोकतांत्रिक होते हैं, आलोचना प्रत्यालोचना पर टिकी हुई होती है, मनुष्य सहयोगी होता है, सहिष्णु होता है, उसमें भाईचारे की भावना होती है। ये लाक ने कहा ये बात। प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक ये भी मानते हैं, पूर्व राजनीतिक यानी समाज और राजनीतिक नहीं था, ये बात हॉब्स से भी कहा है, ये भी माने हैं लॉक हॉब्स। प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक पूर्व राजनीतिक थी, समाज भले ही ना रहा हो लेकिन सामाजिकता मानव स्वभाव में थी। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास 3 प्राकृतिक अधिकार थे लाक के अनुसार। नंबर 1, ये पूछा भी गया है काफ़ी बार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में शांति, सहयोग, आनंद के साथ इन तीनों अधिकार का उपभोग कर रहा था। अब यहाँ लाक से पूछा जाता है कि जब प्राकृतिक अवस्था शांति और सहयोग की अवस्था थी तो मनुष्य को समझौता करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। लाक केवल इतना सा जवाब देता है कि कुछ असुविधाएँ भी थी, असुविधा भी थी कुछ। जब मनुष्य ये 3 सुविधा का उपभोग कर रहा था, जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में शांति, सहयोग और आनंद के साथ इन 3 अधिकार को उपभोग कर रहा था, तो अब लाक से पूछा जाता है तो कमी क्या थी। जीवन था, स्वतंत्रता था, संपत्ति का अधिकार था। तो लाक यही कहता है कुछ असुविधाएं थी। प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने और इन्हें लागू करने वाला कोई सार्वभौमिक न्यायाधीश या दंडाधीश नहीं था। लोग अपने अपने विवेक से प्राकृतिक अधिकार का व्याख्या कर रहे थे, इसलिए लोग के प्राकृतिक अधिकारों के बीच टकराव होने लगे, अतः प्राकृतिक अधिकार असुरक्षित हो गए। प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही लोगों ने समझौता करके समाज व राज्य का निर्माण किया। समझौता जो होता है, अब देखिए लाक को बदलाव का दार्शनिक कहते हैं, लाक को बदलाव का दार्शनिक कहते हैं। प्रतिनिधि शासन के पिता लाक ही माने जाते हैं। संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति, राजनीतिक संप्रभुता, सरकार, सीमित सरकार, प्रजातंत्र की स्पष्ट झलक। पहला समझौता जो हुआ सामाजिक, पहला समझौता सामाजिक समझौता कहलाता है। बारे में लाक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए मनुष्य 2 समझौते करता है। पहला समझौता सामाजिक समझौता कहलाता है। सभी मनुष्य समझौता करके समाज का निर्माण करते हैं, यह मुख्य समझौता होता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियाँ इस समझौते को अपनी मुख्य सहमति देती हैं। लाक के अनुसार ये प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए 2 समझौता करता है। पहला समझौता प्राकृतिक समझौता कहलाता है और दूसरा समझौता राजनीतिक समझौता कहलाता है। तो लाक के अनुसार कितने समझौते थे, प्राकृतिक और राजनीतिक, और दूसरा समझौता राजनीतिक समझौता कहलाता है। इस समझौते के अंतर्गत पूरा समाज किसी राजनीतिक पार्टी से समझौता करता है। समझौते में राजनीतिक पार्टी को प्राकृतिक अधिकार की रक्षा और सामान्य कल्याण का दायित्व सौंपा जाता है। यदि राजनीतिक पार्टी इस दायित्व को पूरा करने में कामयाब नहीं होती तो समझौते को तोड़ा जा सकता है। इसलिए लाक को क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। दार्शनिक किसको कहते हैं, क्रांति का, तो लाक को कहते हैं क्रांति का दार्शनिक। इस तरह राजनीतिक समझौता को गौड़ समझौता होता है। दोनों समझौते के उपरोक्त प्रारूप से स्पष्ट है कि समझौता आंशिक समर्पण पर आधारित है, क्योंकि मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों के लिए नागरिक समाज में प्रवेश करते हैं, वे प्राकृतिक अधिकार का समर्पण नहीं करते हैं। समझौते के अंतर्गत जिस समझौते का निर्माण होता है उसे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा और समान कल्याण का दायित्व सौंपा जाता है, इसलिए राज्य का संरक्षक या ट्रस्ट कहलाता है। समझौते से यह भी स्पष्ट है कि यदि राजनीतिक पार्टी प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं करती तो जनता में निहित है, जो जनता में निहित सर्वोच्च शक्ति को ही राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है, वो तोड़ भी सकती है। तथा लाक को राजनीतिक संप्रभुता के पिता भी बन जाते हैं। हालांकि लाक संप्रभुता शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। उस संप्रभुता का प्रयोग तो करते नहीं हैं, उस सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। सर्वोच्च शक्ति अर्थात जिस राजनीतिक पार्टी से समझौता होता है, अर्थात जिस राजनीतिक पार्टी से समझौता होता है उसी को लाक सरकार कहते हैं। यह सरकार जन सहमत पर आधारित है। जन सहमत पर आधारित शासन को प्रतिनिधि प्रजातंत्र कहा जाता है। इस तरह लाक प्रतिनिधि प्रजातंत्र के पिता हो जाते हैं। तो प्रतिनिधि प्रजातंत्र के पिता कौन है, लाक हैं। संप्रभुता के पिता कौन है, लाक हैं। यहाँ भी स्मरण होना चाहिए कि जहाँ हॉब्स राज्य और सरकार के बीच में अंतर नहीं करते हैं, लाक राज्य और सरकार में भेद करते हैं या अंतर करते हैं। इस प्रकार लाक ने राज्य और सरकार में अंतर किया। यह सरकार प्राकृतिक अधिकारों द्वारा सीमित है। सीमित सरकार को संविधानवादी सरकार या उदारवादी सरकार कहा जाता है, इसलिए लाक को संविधानवाद और उदारवाद का पिता कहा जाता है। लाक को संविधानवाद और उदारवाद का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। यह सरकार प्राकृतिक अधिकारों द्वारा सीमित है।
इसीलिए यदि सरकार प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असफल रहती है तो व्यक्ति विरोध कर सकता है। व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार देकर लाख क्रांति के दार्शनिक बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए लाख दार्शनिक बन जाते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति को राज्य का विरोध का अधिकार देकर लाख क्रांति के दार्शनिक बन जाते हैं। लाख के अनुसार सरकार की विधायी शक्ति कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से पृथक होनी चाहिए, नहीं तो सरकार निरंकुश बन जाएगी। इस तरह लाख ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के भी बोझ बो दिए। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का बीज भी बो दिया। आगे चल के इसी सिद्धांत का जो विकास हुआ मॉन्टेस्क्यू ने किया। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक एक है स्पिरिट ऑफ लॉज में किया है। स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने किया है। किसकी? जो लाख ने पृथक्करण शक्ति का सिद्धांत दिया। तो इसीलिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पिता किसे कहते हैं? मॉन्टेस्क्यू को कहते हैं। मॉन्टेस्क्यू को कहते हैं। अधिकारों का सिद्धांत लाख प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। लाख किसके प्रतिपादक हैं? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। उनका कहना है अधिकारों का राज्य नहीं बनाता है, अधिकारों को राज्य नहीं बनाता है, वरन अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का जन्म हुआ है। इनका स्टेटमेंट है कि अधिकारों को राज्य नहीं बनाता बल्कि अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का जन्म हुआ है। लाख स्वतंत्र जीवन एवं संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। लाख स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। किसको? स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति के अधिकार को। इन तीनों अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को प्राथमिक मानते हैं। लाख के अनुसार जब मनुष्य प्रकृति में अपना श्रम मिला देता है तो यह उसकी संपत्ति बन जाती है। जब मनुष्य प्रकृति में अपना श्रम मिला देता है तो ये इसकी संपत्ति बन जाती है। अर्थात संपत्ति श्रम का फल है। इसी को संपत्ति का श्रम सिद्धांत कहते हैं। संपत्ति किसका फल है? श्रम का फल है। कौन कहा है? लाख महोदय कहे हैं। इस तरह लाख संपत्ति के श्रम सिद्धांत के भी पिता बन जाते हैं। किसके? लाख जो है संपत्ति श्रम सिद्धांत के भी पिता बन जाते हैं लाख। आगे चलकर सिद्धांत का विकास रिकार्डो ने किया था। इसका चरम विकास किसका किया? मार्क्स ने किया। तो संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पिता कौन है? लाख हैं। विकास किसने किया? रिकार्डो ने किया। चरम विकास किसने किया? मार्क्स ने किया। लाख संपत्ति के अधिकार को महत्व प्रदान करते हुए कहते हैं कि राज्य संपत्ति को नहीं बनाता बल्कि संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य है। उसकी रक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया है राज्य की। मैकियावेली भी कहता है कि व्यक्ति अपने पिता की मौत को भूल सकता है लेकिन संपत्ति में हुए नुकसान को नहीं भूल सकता। टीजीटी में पूछा भी गया है कि व्यक्ति अपने मौत को भूल सकता है लेकिन संपत्ति में हुए नुकसान को नहीं भूल सकता। ये किसने कहा है? मैकियावेली। स्वतंत्रता का अधिकार। लाख के अनुसार जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। जहाँ कानून नहीं होगा वहाँ स्वतंत्रता नहीं होगा। ये स्वतंत्रता के अधिकार में कहा। लाख उदारवाद, संविधानवाद, राजनीतिक संप्रभुता, संपत्ति के श्रम, इन सभी के पिता हैं। नंबर 1 उदारवाद के पिता लाख, संविधानवाद के पिता लाख, राजनीतिक संप्रभुता के पिता लाख। तो संप्रभुता शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया बल्कि सर्वोच्च शक्ति का किया है। संपत्ति के श्रम के पिता लाख, इन सभी के पिता हैं। लाख को व्यक्तिवादी भी कहा जाता है। व्यक्तिवाद, लाख व्यक्ति को 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं। नंबर 1 जो प्राकृतिक अधिकार इनकी बात करते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही राज्य का निर्माण हुआ है। व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकार को रक्षा के लिए राज्य में आता है। प्राथमिक अधिकारों को प्राथमिकता देने के कारण ही लाख को क्या कहते हैं? व्यक्तिवादी भी कहा जाता है। हालांकि मैकफर्सन ने लाख को व्यक्तिवाद पर यह आरोप लगाया है कि उनका व्यक्तिवाद स्वायत्त बोधक व्यक्तिवाद पे है। स्वायत्त बोधक व्यक्तिवाद पर ही मैकफर्सन कहते हैं। यह आरोप लगाया कि उनका व्यक्तिवाद स्वतंत्र बोधक माने केवल अपने लिए, यानी मैकफर्सन कहते हैं कि वे केवल अपने लिए व्यक्तिवादी हैं। कौन? लाख को। किसने कहा? मैकफर्सन ने कहा। लाख का व्यक्तिवाद स्वबोधक व्यक्तिवाद है, यह कथन मैकफर्सन का है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि लाख ने सर्वोच्च शक्ति को जनता में निहित मानकर व्यक्ति के प्राथमिक अधिकार को प्राथमिकता देकर प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के द्वारा सीमित राजतंत्र और गौरव क्रांति का औचित्य साबित किया। रूसो, इनका जन्म हुआ था 1712 में जिनेवा में, लेकिन इन्हें फ्रांस का विचारक माना जाता है। जन्म तो स्विट्जरलैंड में लिए लेकिन विचारक फ्रांस के हैं। पुस्तक था इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
इमाइल था और इनइक्वलिटी था। इनकी पुस्तक कौन था? इनइक्वलिटी था, पुस्तक इनइक्वलिटी। अगर इनइक्वलिटी पूछेगा तो ये रूसो महोदय हैं, लेकिन अगर इक्वलिटी पुस्तक पूछ ले, इन हटा दे, तो उसके हैं R.H. टॉनी महोदय। R.H. टॉनी महोदय। अगर यहाँ पे इन शब्द ना रहे तो R.H. टॉनी महोदय हो जाएंगे, R.H. टॉनी महोदय। जबकि इन आ जाएगा तो रूसो महोदय। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल और इनइक्वलिटी। रूसो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में ही लिखता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा रहता है। मनुष्य तो पैदा होता है स्वतंत्र, लेकिन सर्वत्र क्या है? बेड़ियों से जकड़ा रहता है, यानी हर काम के लिए वो दूसरों की आज्ञा का ही पालन करता है। ये बेड़ियाँ सभ्यता है, संस्कृति है, कला है और विज्ञान की है। रूसो कहता है कि सभ्यता और कला और विज्ञान के विकास ने मनुष्य को पतित बना दिया है। मनुष्य वह नहीं कर रहा है जिसे वह करना चाहता है, बल्कि वह सदैव दूसरों की आज्ञा का ही पालन कर रहा है। जैसे व्यक्ति बनना चाहता टीचर है और लोग उसे पीसेस बनाने पर तुले रहते हैं, इसी प्रकार से इन्हीं की वजह से मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता, न कर पा रहा है। अतः अपनी संपूर्ण संभावनाओं के साथ उदित नहीं हो पा रहा है। यह मनुष्य को अपनी संपूर्ण संभावनाओं के साथ उदित होना है तो स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता के लिए रूसो नारा देता है, प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति की ओर लौटो यह नारा किसका है? रूसो महोदय का है। लेकिन अब प्रकृति की ओर लौटना संभव नहीं है क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। प्रकृति का जो भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। प्रकृति की ओर लौटना भले संभव न हो, लेकिन समझौता करके ऐसे समाज का निर्माण अवश्य किया जा सकता है जिसमें प्राकृतिक अवस्था जैसी स्वतंत्रता हो। यह समाज प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हो सकता है। ऐसे समाज में 10,000 लोग होंगे। लोग एक स्थान पर इकट्ठा होकर के समान हित की समान चेतना से कानून बनाएंगे। ये 10,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से क्या होंगे? एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं और समान हित की समान चेतना से कानून बनाएं। ये कहना है रूसो का। जब लोग स्वनिर्मित कानूनों का पालन करेंगे तो उसी स्वतंत्रता का अनुभूति करके जो प्राकृतिक अवस्था में हो सकती है, इसी समान हित की समान चेतना को रूसो समान इच्छा कहता है। रूसो क्या है? यहाँ पे अमूर्त है। समान हित की समान चेतना को रूसो इच्छा कहता है। इसी समान इच्छा को रूसो राज्य कहता है। इसी समान इच्छा को राज्य कहता है कौन? रूसो। समान हित के समान चेतना, यानी सामान्य हित की समान चेतना, जिसे इच्छा भी कह सकते हैं। रूसो के अनुसार मनुष्य में 2 तरह की इच्छाएं पाई जाती है। एक होती है तत्कालिक इच्छा या यथार्थ इच्छा। कामना, वासना, लोभ, लालच इत्यादि तत्कालिक इच्छा है। तत्कालिक इच्छा हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। यह तुरंत संतुष्टि चाहती है। इसी इच्छा के कारण मनुष्य भ्रष्ट, पापी, मक्कार बनता है। आदर्श इच्छा या वास्तविक इच्छा, हमारे अंदर जो सामान्य कल्याण की समान चेतना होती है, वह आदर्श इच्छा है। इसी इच्छा के कारण गलत कार्य करने पर हमारे अंदर अपराध बोध होता है। यह इच्छा सभी में समान होती है, यह कभी गलती नहीं कर सकती है। तो तत्कालिक इच्छा, जैसे आपका गुटखा खाने का मन कर रहा है और आपने सोचा छोड़ देंगे, सोचेंगे आज खा लें, कल से छोड़ेंगे, क्योंकि ये तत्कालिक है। आदर्श क्या होता है? दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिए, तो इस टाइप का। तो अपनी तत्कालिक इच्छा के कारण ही मनुष्य परतंत्र है, गुलाम होता है। यदि मनुष्य अपनी तत्कालिक इच्छा को आदर्श इच्छा के अधीन रख दे तो यह गुलामी से मुक्ति पा सकता है। इसी आदर्श इच्छा को रूसो क्या कहता है? समान इच्छा कहता है। किसको समान इच्छा कहता है रूसो? आदर्श इच्छा को समान कहता है। यह समान इच्छा निम्न है। यह समान कल्याण की समान चेतना है। यह सबकी इच्छाओं को जोड़ नहीं है, वरन एक जैविक इकाई है जो सभी में सामान्य है। अतः मात्रात्मक न होकर यह गुणात्मक है। चूँकि यह सभी में सामान्य है तो यह एक इकाई है, अतः अदेय है, किसी को दिया नहीं जा सकता। ऐसे समान इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। इसलिए रूसो प्रतिनिधित्व शासन का विरोध करते हुए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की वकालत करता है। रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की वकालत करता है। कौन? रूसो कहता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का औचित्य साबित करने के लिए वह समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन 3 बिंदुओं के अंतर्गत करता है। नंबर 1, मानव स्वभाव। मनुष्य स्वभाव से सभ्य है और बर्बर होता है, अर्थात उसमें मैं तू की भावना नहीं होती है। वह अज्ञानी होता है।
लेकिन आत्मनिर्भर होता है, इसलिए उसका किसी से लेना देना नहीं होता। मनुष्य स्वभाव से क्या है, सभ्य है, बर्बर है, अर्थात उसमें मैं तू की भावना नहीं होती। वह अज्ञानी होता है लेकिन आत्मनिर्भर होता है, इसलिए उसका किसी से न लेना देना होता है। दूसरा है प्राकृतिक अवस्था। पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक भी प्राकृतिक अवस्था शांति और आत्मनिर्भरता की अवस्था है थी, लेकिन सहयोग नहीं था, हर व्यक्ति अपने में मस्त था। तीसरा है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आनंदपूर्वक और स्वतंत्रतापूर्वक समानता के प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग कर रहा था। आदर्श इच्छा गुणात्मक होती है, आदर्श इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। रूसो प्रतिनिधित्व शासन का विरोधी है। चौथा है लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, भरण पोषण के लिए प्राकृतिक संसाधन अपर्याप्त होने लगे, अतः संसाधनों के लिए छीना झपटी होने लगी। पांचवा है रूसो को कहता है वह पहला मनुष्य की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार रहा होगा, वह पहला मनुष्य राज्य की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार रहा होगा जिसने जमीन के टुकड़ों पर पैर रखकर कहा होगा यह मेरी है, और फिर इस तरह मनुष्य जो मैं तू का विकास हुआ। भोला और भोदू जो मनुष्य अब कुटिल और कपटी मक्कार बन गया। रूसो कहता है वह पहला मनुष्य राज्य की उत्पत्ति के लिए, यहाँ पे देखिए, वह पहला मनुष्य राज्य के उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार रहा होगा जिसने जमीन के एक टुकड़े पे पैर रखा और कहा यह मेरा है, और फिर इसी तरह से जो मनुष्य मैं तू का विकास हुआ और जो भोला भोदू था वो कुटिल मक्कार और कपटी बन गया। छठा है शक्तिशाली लोगों ने अपने हितों की साधना के लिए कला संस्कृत का विकास किया, इसी कला संस्कृत विज्ञान ने मनुष्य को पतित बना दिया। प्राकृतिक अवस्था की समानता चली गई, घोर असमानता का जन्म हुआ। अतः रूसो के अनुसार जनसंख्या वृद्धि एवं असमानता के कारण जो प्रकृति स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी, उसी को पाने के लिए मनुष्य ने सामाजिक समझौता किया है। तो जनसंख्या वृद्धि और असमानता के कारण जो प्राकृतिक स्वतंत्रता चली गई थी मनुष्य की, उसी को पाने के लिए मनुष्य ने क्या कर दिया है, समझौता किया है। अतः रूसो के अनुसार जनसंख्या वृद्धि एवं असमानता के कारण प्राकृतिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई। समझौता या राज्य का निर्माण। रूसो के अनुसार सभी मनुष्य पूर्ण समर्पण पर आधारित एक ही सामाजिक समझौता करते हैं, लेकिन इस समझौता में जीवन के सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष शामिल। समझौता के अंतर्गत मनुष्य के लिए रूसो कहता है हम सभी को अपनी सारी शक्तियाँ, सारे अधिकार एक समान इच्छा को सौंप देना चाहिए। हम सब कुछ समर्पित करने के बाद वास्तव में कुछ भी समर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ हम समर्पित करेंगे उसे और अच्छे रूप में प्राप्त कर लेंगे। समझौता की उपरोक्त भाषा से स्पष्ट है कि मनुष्य अपनी तत्कालिक इच्छाओं को समान इच्छा के अधीन रख देते हैं, दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत हित को सामूहिक हित के अधीन रख देते हैं। इसी समान इच्छा को रूसो राज्य कहता है। दूसरों शब्दों में देखें तो, दूसरे शब्द में, जब 10,000 लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर समान कल्याण की समान चेतना में से कोई कानून बनाएंगे तो यह समान इच्छा या राज्य द्वारा निर्मित कानून होगा। समान इच्छा सक्रिय होकर कानून का निर्माण करती है तो राज्य कहलाती है। समान इच्छा जब सक्रिय होकर कार्य करेगी तो समान इच्छा सक्रिय होकर कानून का निर्माण करती है तो राज्य कहलाती है, और जब निष्क्रिय रहती है तो समाज कहलाती है। रूसो ने कहा है कि जब समान इच्छा सक्रिय हो जाएगी और कानून का निर्माण करेगी तो राज्य होगी, लेकिन जब यही निष्क्रिय रहेगी तब समाज कहलाएगी। समान इच्छा द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए कुछ लोगों की कार्यकारिणी सरकार कहलाती है। समान इच्छा के लिए बनाए गए कानून को लागू करने के लिए कुछ लोगों की कार्यकारिणी क्या कहलाती है, सरकार कहलाती है। ये रूसो ने कहा है। इस तरह सरकार राज्य की जीवित अंग होती है। स्पष्ट है कि रूसो भी राज्य और सरकार में अंतर करता है। समान इच्छा समान कल्याण के समान चेतना में निहित है, अकॉर्डिंग टू रूसो है ये। समान इच्छा समान कल्याण की समान चेतना में निहित है। समान कल्याण की समान चेतनाओं को रूसो लोकप्रिय संप्रभुता कहता है। यह लोकप्रिय सर्वशक्तिमान एवं निरंकुश है, यानी यह लोकप्रिय सर्वशक्तिमान एवं निरंकुश है, अविभाज्य है, आदेय है। तो समान कल्याण की समान चेतना को रूसो क्या कहा, लोकप्रिय संप्रभुता कहा। यह लोकप्रिय सर्वशक्तिमान एवं निरंकुश है, अविभाज्य है, आदेय है। आदेय मतलब तो दिया ना जा सके। लोकप्रिय संप्रभुता, समान हित प्लस निरंकुशता, आदेयता एवं अविभाज्यता। समान हित प्लस निरंकुशता ये रूसो का है। स्पष्ट है कि रूसो अपने संप्रभुता की अवधारणा में हाब्स की मान्यताओं एवं लॉक के निष्कर्ष को मिला देता है।
कभी तो कभी यह भी कहा जाता है कि यदि लेवियाथन का सर काट दिया जाए तो रूसो की समान इच्छा बन जाती है। तो रूसो क्या कर रहा है, हाब्स की मान्यता को और लॉक के निष्कर्ष को क्या किया है, मिला दिया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि लेवियाथन का सर काट दिया जाए तो यही रूसो की इच्छा बन जाती है समान। जहाँ तक अधिकारों की बात है तो रूसो का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था से समाज में आते व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार नागरिक अधिकार में बदल जाते हैं। तो क्या होता क्या है, प्राकृतिक अवस्था से समाज में आते ही जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार होते हैं कैसे बदलते हैं, नागरिक अधिकार में। रूसो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि समान इच्छा कभी भी गलती नहीं कर सकती। तो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध का अधिकार ना देकर रूसो निरकुंशता का सभी रूपों का मित्र बन जाता है। स्वतंत्रता के बारे में रूसो का कहना है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता के बारे में व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, रूसो का स्टेटमेंट है ये। विरोधी बातें कर रहा है, क्योंकि जहाँ बाध्यता होगी वहाँ स्वतंत्रता कैसे हो सकता है, जहाँ बाध्यता होगी वहाँ स्वतंत्रता कैसे हो सकता है। लेकिन रूसो का कहना है जब लोग अपने द्वारा बनाए गए कानून का पालन करते हैं तो वह अपने आप को बाध्य नहीं स्वतंत्र महसूस करते हैं। कुछ लोगों ने कहा है ये विरोधी बातें कह रहे हैं, जहाँ बाध्यता होगी तो वहाँ स्वतंत्रता कैसे हो सकती है, क्योंकि राज्य का विरोध का अधिकार नहीं देता रूसो। लेकिन रूसो क्या कहते हैं, जब हम अपने ही बनाए गए कानून का पालन करेंगे तो वहाँ अपने आप को बाध्य नहीं स्वतंत्र महसूस करेंगे। उपरोक्त से स्पष्ट है रूसो की प्रस्तावना तो व्यक्तिवादी है, तो व्यक्तिवादी, लेकिन निष्कर्ष समिष्टवादी है, क्योंकि जो कुछ है समान इच्छा में है, समान इच्छा से बाहर कुछ भी नहीं है। यह भाषा तो आदर्शवाद की है। यही कारण है रूसो को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के पिता कहने के साथ साथ आधुनिक आदर्शवाद का पिता भी कहते हैं। तो प्रत्यक्षवाद का पिता कौन है, रूसो हैं। आधुनिक आदर्शवाद के पिता कौन है, रूसो को कहा जाने लगा है। तो रूसो को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के पिता के साथ साथ आधुनिक आदर्शवाद का पिता कहा जाता है। समीक्षा इनका हुआ है हॉब्स हाउस का। हॉब्स हाउस कहते हैं कि जहाँ तक समान इच्छा समान है वह इच्छा नहीं है। तो हॉब्स हाउस कहते हैं कि जहाँ तक समान इच्छा समान है वह इच्छा नहीं है, जहाँ तक इच्छा है सामान्य नहीं है। जहाँ तक समान इच्छा समान है वह इच्छा नहीं है, और जहाँ तक इच्छा है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि इच्छा हमेशा विशेष की होती है। इच्छा हमेशा किसकी होती है, विशेष की होती है। इस तरह की आलोचना ठीक नहीं है, क्योंकि रूसो सामान्य इच्छा के सिद्धांत के द्वारा प्रजातंत्र का औचित्य साबित करने की कोशिश करता है। तो क्योंकि रूसो क्या कर रहा है, समान इच्छा के सिद्धांत के द्वारा प्रजातंत्र का औचित्य साबित करने की कोशिश करता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हमेशा समान कल्याण की समान चेतना अर्थात समान इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। रूसो का यही सिद्धांत 1789 में होने वाले फ्रांसीसी क्रांति का सूत्रधार बना। इसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता जैसे प्राकृतिक अधिकारों को लेकर के आवाज़ बुलंद किया गया। तो किस अधिकार को लेकर के, प्राकृतिक अधिकार को लेकर आवाज़ क्या किया गया, बुलंद किया गया। तो अब देखते हैं यहाँ पे हॉब्स, लॉक और रूसो की तीनों जो विचारक हैं इनकी स्टेटमेंट को एक साथ। विचारक का नाम क्या है, हॉब्स है। दूसरे विचारक कौन है, लॉक हैं। तीसरे रूसो हैं। तो ये विचारक हो गए हॉब्स, लॉक और रूसो। तो यहाँ विचारक हैं हॉब्स, यहाँ विचारक हैं लॉक, यहाँ है रूसो। स्टेटमेंट अगर देखें कहाँ के हैं, हॉब्स हैं ब्रिटेन के, हॉब्स महोदय ब्रिटेन के हैं, लॉक महोदय ब्रिटेन के हैं, रूसो महोदय भी फ्रांस के हैं। तो 2 ब्रिटेन के और 1 फ्रांस के। पुस्तक, हॉब्स की पुस्तक का नाम है लेवियाथन, लॉक के पुस्तक का नाम है सिविल गवर्नमेंट, और रूसो की पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनके पुस्तक का नाम हो गया। अब अगर देखें तो मानव स्वभाव कैसा था इनके समय का, तो इन्होंने क्या कहा है मानव स्वभाव के बारे में, हॉब्स महोदय ने, कि स्वार्थी और झगड़ालू था, स्वार्थी, झगड़ालू और डरपोक था। लॉक ने कहा नहीं, सहिष्णु और सहयोगी था, जबकि रूसो कह रहे हैं सभ्य था और बर्बर था। प्राकृतिक अवस्था, ये युद्ध की अवस्था को मानते हैं, ये शांति एवं सहयोग की अवस्था को मानते हैं, ये शांति और आत्मनिर्भर की अवस्था को मानते हैं। प्राकृतिक अवस्था अगर देखें तीनों लोगों का, तो इनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था थी,
इनके अनुसार शांति की और सहयोग की अवस्था थी। शांति और आत्मनिर्भर किसकी थी? रूसों की अनुसार थी। प्राकृतिक अवस्था में अधिकार कैसे थे? प्राकृतिक शक्तियां ही अधिकार थी। किसके अनुसार? हॉब्स महोदय के अनुसार। हॉब्स महोदय कह रहे हैं कि प्राकृतिक जो शक्तियां थी वही अधिकार थी, वही अधिकार थी। जबकि लॉक महोदय के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार था। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। जबकि रूसो महोदय कहते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता एवं प्राकृतिक समानता का अधिकार था। तो ये प्राकृतिक अवस्था में कैसे अधिकार थे इनके अनुसार? तो प्राकृतिक अवस्था में इनके अनुसार हॉब्स ने कहा प्राकृतिक शक्तियां ही अधिकार थे, प्राकृतिक शक्तियां ही अधिकार थी। जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार था, लॉक ने कहा। प्राकृतिक स्वतंत्रता एवं प्राकृतिक समानता था, ये रूसो ने कहा। प्राकृतिक शक्ति की बात आएगी तो हॉब्स, प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक समानता की बात आएगी तो रूसो, और जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति ये तीनों किसके हैं? लॉक के। समझौते का कारण तो इन्होंने कहा आत्मरक्षा के अधिकार को लेकर भय था, हॉब्स महोदय ने कहा। तो कुछ असुविधाओं के कारण प्राकृतिक अधिकार की रक्षा नहीं हो पा रही थी, तब ये लॉक महोदय ने कहा। तो इन्होंने कहा रूसो ने कि जनसंख्या वृद्धि और असमानता के कारण लोगों का जीवन असहनीय हो गया था। जनसंख्या वृद्धि हो रही थी और असमानता के कारण। समझौता देखिए, तो हॉब्स ने कहा जो समझौता हुआ है वो पूर्ण समर्पण पर आधारित है। किस पर आधारित है? पूर्ण समर्पण। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण समर्पण पे समझौता आधारित है। केवल सामाजिक समझौता जिसमें संप्रभु समझौता का परिणाम था ये पार्ट नहीं है। आपने कहा कि जो समझौता हुआ पूर्ण समर्पण पर आधारित था, केवल सामाजिक समझौता जिसमें संप्रभु समझौते का परिणाम था वो पार्ट नहीं है। और लॉक ने कहा आंशिक समर्पण पर आधारित है, एक सामाजिक समझौता है, एक राजनीतिक समझौता है। आंशिक ने कहा, लॉक महोदय ने कहा। और रूसो ने भी कहा पूर्ण समर्पण पर आधारित है, एक सामाजिक समझौता था लेकिन सभी पक्ष शामिल थे। पूर्ण समर्पण पे था लेकिन सभी पक्ष शामिल हुए थे इसमें। राज्य को इन्होंने कहा, हॉब्स महोदय ने कॉमनवेल्थ। किसने राज्य को कॉमनवेल्थ कहा है? तो हॉब्स महोदय ने कहा राज्य को कॉमनवेल्थ, जबकि लॉक ने ट्रस्ट कहा है और रूसो ने राज्य को समान इच्छा कहा है। तो राज्य कॉमनवेल्थ है हॉब्स महोदय, राज्य ट्रस्ट है लॉक महोदय, राज्य समान इच्छा है रूसो महोदय। संप्रभु का नाम क्या दिया था? तो जो हॉब्स महोदय थे उन्होंने संप्रभु का नाम लेवियाथन दिया, लेकिन जो लॉक महोदय थे उन्होंने क्या कहा? सर्वोच्च शक्ति कहा। और रूसो महोदय ने क्या कहा? सामान्य इच्छा कहा। यानी संप्रभु को भी अलग अलग नाम दिया गया। लेवियाथन किसने कहा? संप्रभु को लेवियाथन हॉब्स महोदय ने कहा। संप्रभु को सर्वोच्च शक्ति किसने कहा? लॉक महोदय ने कहा। समान इच्छा किसने कहा? रूसो महोदय ने कहा। राज्य एवं सरकार में अंतर हॉब्स नहीं करते, लॉक करते हैं और रूसो भी करते हैं। राज्य के विरोध का अधिकार हॉब्स नहीं देते हैं, लॉक महोदय देते हैं, और रूसो महोदय भी नहीं देते हैं राज्य के विरोध का अधिकार। और जो अधिकार हैं, अधिकार वे कैसे हैं? कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक है, कानूनी अधिकार के सिद्धांत का समर्थक है, लेकिन आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है हॉब्स महोदय। कानूनी अधिकार के सिद्धांत का समर्थक है लेकिन आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। लॉक महोदय प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के समर्थक हैं लेकिन संपत्ति सिद्धांत के विशेष प्राथमिकता देते हैं। विशेष प्राथमिकता किसको दिए हैं? ये संपत्ति के सिद्धांत को। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार ही उसके नागरिक अधिकार बन जाते हैं, ऐसा किसका कहना है? रूसो महोदय का। स्वतंत्रता क्या था? व्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के चुप रहने तक है। हॉब्स महोदय ने कहा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो कानून के चुप रहने तक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के चुप रहने तक है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये लॉक ने कहा। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये रूसो महोदय ने कहा। आधार कथन इन लोगों का क्या है? आधार कथन अगर देखें तो मैं और भय जुड़वा भाई हैं, तलवार के बिना समझौता ने मात्र हैं,
विवेकशील जो प्रकृति होती है वो समझौता चाहती है। किनके अनुसार? ये हाफ्स महोदय। लाक महोदय ने क्या कहा? जनता वह पहरी है जो जाग जाग कर देखती है कि कहीं उसका पहरेदार सो तो नहीं गया। वहीं बात करें अगर रूसो महोदय की, तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं लेकिन सर्वत्र क्या होते हैं? वो बेड़ियों से जकड़े रहते हैं। आलोचना में अगर देखें तो क्लेरेंडन इनके घोल आलोचक हैं। किसके? हाफ्स महोदय के। इनकी लेवियाथन ग्रंथ को ही जला दिया था। मैकफर्सन जिसने स्वातंत्र बोधक की बात कही, यानी लाक जो कर रहे हैं खुद के लिए, और रूसो के हाफ्सॉ जिसने कहा इच्छा समान नहीं हो सकती। इन तीनों की आलोचना हुआ। इनका क्लेरेंडन ने किया, क्लेरेंडन ने, इनका मैकफर्सन ने, इनका हाफ्सहाउस ने। पिता देखें तो हाफ्स को अनुशासन का पिता और कानूनी संप्रभुता का पिता कहा जाता है। हाफ्स महोदय क्यों किसका पिता? अनुशासन का पिता और कानूनी संप्रभु का पिता कहा जाता है। और जबकि लाक को संविधानवाद, लाक महोदय को संविधानवाद, उदारवाद, प्रजातंत्रवाद के पिता, राजनीतिक संप्रभुता के पिता, संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पिता कहे जाते हैं। और लोकप्रिय संप्रभुता के पिता या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और आदर्शवाद के पिता रूसो कहे जाते हैं। औचित्य इनका है निरकुंस राजतंत्र का औचित्य साबित कर दिया है। किसने? लाक महोदय ने निरकुंस राजतंत्र का औचित्य, सीमित राजतंत्र या प्रतिनिधित्व का या प्रजातंत्र का औचित्य साबित किया लाक ने। रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का औचित्य साबित किया। ये हाफ्स, लाक और रूसो का जो कि समझौतावादी हैं तीनों, इन तीनों के विचार को एक साथ यहाँ पर बता दिया गया तुलना के साथ कि किस हिसाब से क्या क्या था इन लोगों का। ये हाफ्स, लाक और रूसो का समझौतावाद समाप्त हो। अब आर्थिक उदारवाद। आर्थिक उदारवाद एडम स्मिथ इसके क्या हैं और रिकार्डो माल्थस, ये तीनों इनके समर्थक हैं। आर्थिक उदारवाद एडम स्मिथ, रिकार्डो माल्थस। श्रम विभाग का सिद्धांत दिया इन्होंने लगान का सिद्धांत दिया। माल्थस ने क्या कर दिया? जनसंख्या सिद्धांत दे दिया। और इन तीनों को जोड़ने के बाद इन आर्थिक उदारवादियों ने आर्थिक क्रियाकलाप में राज्य के हस्तक्षेप को अस्वीकार किया। इन्होंने क्या किया? आर्थिक हस्तक्षेप को ही अस्वीकार कर दिया, इन तीनों ने ही। और इन लोगों ने अहस्तक्षेप राज्य की मांग की और कहा क्या? राज्य को लेसेज फेयर स्टेट या सद्भावम राज्य कहा। इस तरह इन लोगों ने आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक स्वतंत्रता पे बल दिया। कौन कौन? रिकार्डो, एडम स्मिथ, माल्थस, ये आर्थिक उदारवाद के हैं। उपयोगितावाद के जो हैं वो है बेंथम महोदय और मिल महोदय। उपयोगितावाद उदारवाद की ही शाखा है जो व्यक्ति के सुख को महत्व देती है। किसको महत्व देती है? उपयोगितावाद व्यक्ति के सुख को महत्व देती है। उपयोगितावाद इस तरह सुखवाद पर आधारित एक भौतिकवादी दर्शन भी हो गया ये उपयोगितावाद। उपयोगितावाद के अनुसार व्यक्ति राज्य के कार्यों की मापदंड उपयोगिता ही होनी चाहिए। उपयोगी वही होगा जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो। अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख का सिद्धांत ही राज्य का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। ये उपयोगितावादियों ने कहा है अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत ही राज्य के मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। राज्य का मुख्य कार्य लोगों को सुख प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, ये भी उपयोगितावादी कहते हैं। और इस तरह से उपयोगितावाद इंद्रिय सुख पर आधारित घोर भौतिकवाद या उपभोक्तावादी दर्शन है। तो उपयोगितावादी क्या है? इंद्रिय सुख पर आधारित घोर भौतिकवादी या उपभोक्तावादी दर्शन है। और कार्थल ने क्या कहा है? इसे सुअर दर्शन या पिंग फिलॉसफी कहा है। कार्यल ने इसे सुअर दर्शन या पिग फिलॉसफी कहा है उपयोगितावादी को। उपयोगितावाद के सबसे दिग्गज विचारक अगर हम देखें तो बेंथम महोदय हैं। उपयोगितावाद के तो वास्तविक प्रतिपादक बेंथम ही माने जाते हैं, लेकिन बेंथम से पहले एक थे हल्बेसियस, ये दे चुके थे, लेकिन इसका विकास किसने किया? प्रिस्टले, ह्यूम इत्यादि विचारक उपयोगितावादी विचार दे चुके हैं। प्रिस्टले, ह्यूम, जबकि हल्बेसियस ने बेंथम से पहले दिया।
तो दिग्गज विचारक बेंथम ही हैं। बेंथम ने ही अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत देकर उपयोगितावाद को क्या बना दिया, लोकप्रिय। लेकिन हमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का अर्थ यह नहीं निकालना चाहिए कि उपयोगितावाद कल्याणकारी राज्य की वकालत करता है। उपयोगितावाद एक व्यक्तिवादी विचारधारा है। इसके अनुसार ए का कल्याण प्लस बी का कल्याण बराबर समाज का कल्याण है। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत बेंथम ने ही दिया था, लेकिन इसे कल्याणकारी ना समझिए। जर्मी बेंथम का जो जीवन है 1748 में ब्रिटेन में पैदा हुए। इनकी पुस्तक था फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इनकी पुस्तक का नाम था किसका, जर्मी बेंथम। और मॉरल लेजिस्लेशन यानी नैतिक विधायी कानून का भी पुस्तक है। बेंथम सुखवादी विचारक हैं। इनके सुखवाद को उपयोगितावादी सुखवाद कहा जाता है। बेंथम के विचार को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। नंबर 1, उपयोगितावादी विचारक के रूप में बेंथम और सुधारवादी के रूप में बेंथम। इस प्रकार बेंथम सुखवादी विचारक हैं, इस उपयोगितावाद कहते हैं। उपयोगितावादी विचारक के रूप में बेंथम अपने दर्शन की शुरुआत इस कथन से करते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख नामक दो संप्रभुओं के अधीन रखा है। बेंथम ने कहा कि शुरुआत में ही कह दिया कि प्रकृति ने अपने सुख और दुख नामक दो संप्रभुओं के अधीन रखा है, अतः मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जिस कार्य से अधिक लोगों को सुख और कम से कम लोगों को क्या मिले, दुख मिले। अब यह बेंथम से पूछा जाता है कि वह कैसे पता लगाए कि किसी कार्य से कितना सुख मिलता है। तो जब इनसे यह पूछा गया कि कैसे पता लगाएं कि किससे कितना सुख मिलेगा, तो बेंथम ने कहा कि सुख और दुख मात्रात्मक होते हैं, इनका मापन नहीं किया जा सकता। सुख का मापन निम्नलिखित 7 सुखवादी कलनों से किया जाता है। तो इन्होंने जब किसी ने पूछा कि कैसे पता लगाएंगे, तो इन्होंने बताया पता लगाने के लिए कि इसका कोई मापन नहीं किया जाता, यानी मात्रात्मक नहीं होते हैं। सुख और दुख मात्रात्मक होते हैं, इनका मापन नहीं किया जा सकता। 7 बिंदु 7 कलन दिए इन्होंने। नंबर 1, हिडन नेसिक कलन नूनेस कहते हैं इसी को। जो 7 इन्होंने दिया है इसी को बोला है तो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत ही राज्य के कार्य का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। तो राज्य के कार्य का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होना चाहिए, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का। बेंथम यह भी कहते हैं कि सुखों का विवरण करते समय प्रत्येक को एक गिने, एक से अधिक नहीं। जैसे मताधिकार का वितरण करते समय एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को स्वीकार किया है बेंथम महोदय ने। इसी को बेंथम ने सामाजिक न्याय कहा है। सामाजिक न्याय किसे कहा है बेंथम ने, तो एक वोट एक जो वितरण हो, एक से अधिक न गिने, इसी को बेंथम का सामाजिक न्याय भी कहते हैं। बेंथम एक सुधारक के रूप में थे। बेंथम ब्रिटेन में कानूनी सुधार के लिए भी जाने जाते हैं। बेंथम के समय ब्रिटेन में प्रथा परंपरा पर आधारित कॉमन लॉ लागू था। बेंथम ने ऐसे कानून का विरोध करते हुए कहा, मानव निर्मित विधि ही सर्वश्रेष्ठ विधि है। ऐसी विधियों को एक सही संहिता बनाना चाहिए। इन्होंने कहा कि ऐसी विधियों का एक संहिता बनानी चाहिए। बेंथम के इन कानूनी सुधार में ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करके अपना सहयोग दिया। कानून संप्रभु का आदेश है। जब बेंथम कह रहे थे कि जो मानव निर्मित विधि है वही सर्वश्रेष्ठ है, तो बेंथम के इसी सुधार के लिए किसने सहयोग किया, ऑस्टिन ने। हालांकि संप्रभु शब्द तो प्रयोग किया हाथ से नहीं, लेकिन विकास किसने किया, ऑस्टिन ने। कानून संप्रभु का आदेश है, यह ऑस्टिन ने कहा। बेंथम जेलों में सुधार के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने जेलों में सुधार के लिए मोनोपोटिकन नामक योजना बनाई। मोनोपोटिकन नामक, दरअसल बेंथम दंड के सुधार के समर्थक हैं। अतः उन्होंने क्या कहा कि अपराधी एक मनोरोगी होते हैं, उसे सुधरने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए जेलों को मनोचिकित्सालय में बदल देना चाहिए। अपराध मनोरोग होता है, जबकि अपराधी क्या होता है, मनोरोगी होता है। अपराध मनोरोग होता है, जो अपराध करता है वो तो मनोरोग में करता है, अपराधी क्या होता है, मनोरोगी होता है। बेंथम ब्रिटेन की लॉर्ड सभा में सुधारों के लिए योजना प्रस्तुत किए। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बेंथम की ख्याति सुधारक के रूप में तो है ही, सुखवादी उपयोगितावाद की वायरल भी है। इनका स्टेटमेंट एक प्रसिद्ध जो है, इसलिए जेलों को क्या कर दें, चिकित्सालय में बदल देना चाहिए। तो अपराध मनोरोग होते हैं, जबकि अपराधी मनोरोगी होते हैं, तो जेल को क्या करें आप,
मनोचिकित्सक में यानी मनोचिकित्सालय में बदल दिए, मनोचिकित्सालय में, यहाँ देखिए मनोचिकित्सालय में बदल देना चाहिए। इनका उपयोगितावाद इंद्रिय सुख पर आधारित भौतिकवादी दर्शन है, इसलिए इनके दर्शन को पिक फिलॉसफी भी कहा जाता है। तो भौतिकवादी पर आधारित था। बेंथम की प्रसिद्धि जो थी सुख मात्रात्मक होती है, इसने अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख का कॉन्सेप्ट दिया। मोनोपोटिकान यानी जेल सुधार जो इनका वो था योजना, और पिक फिलॉसफी कहा बेंथम के दर्शन को किसने, कार्ल थल ने कहा है, कार्ल थल ने कहा है। जॉन स्टुअर्ट मिल, जीएस मिल, जीवनी इनका देखिए 1806 में ब्रिटेन। मिल के पिता का नाम था जेम्स मिल था, मिल के पिता का नाम जेम्स मिल था। वे बेंथम के शिष्य थे अतः उपयोगितावादी दर्शन थे। तो 1806 में ब्रिटेन में हुआ था। मिल के पिता का नाम जेम्स मिल था। जॉन स्टुअर्ट मिल यानी मिल जो थे, इनका से मिल पूछता है, ऐसे पूछेगा। उनके पिता का नाम था जेम्स मिल, वे बेंथम के शिष्य थे अतः वे उपयोगितावादी दार्शनिक थे। फेमस पुस्तक इनका ऑन लिबर्टी है, किसका, जॉन स्टुअर्ट मिल का यानी मिल महोदय का ऑन लिबर्टी है। इसमें स्वतंत्रता संबंधी विचार दिया है 1859। फिर है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी मिल का, इसके जो 1848 में दिया था। उपयोगिता इसको दिया है सबजुगेशन, जॉन स्टुअर्ट मिल यानी मिल महोदय का पुस्तक है सबजुगेशन। और फिर है यहाँ पे नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये भी फेमस पुस्तक है इनका। मिल के विचार को हम निम्नलिखित 4 बिंदु के अंतर्गत समझ सकते हैं। नंबर 1 उपयोगितावादी विचारक के रूप में, और दूसरा समझ सकते हैं अनिच्छुक लोकतंत्रवादी के रूप में, यानी प्रतिनिधि शासन पर विचार दिया है, प्रतिनिधि शासन पे। स्वतंत्रता के प्रवक्ता के रूप में भी समझ सकते हैं मिल महोदय को, और गुणापेश समाजवादी के रूप में। उपयोगितावादी विचारक के रूप में क्या है, बेंथम की तरह मिल भी उपयोगितावादी दार्शनिक थे। बेंथम की तरह मिल भी मानते थे कि मनुष्य और राज्य के कार्यों के मापदंड उपयोगिता को मानते हैं। उपयोगी वही होगा जिससे सुख की प्राप्ति हो। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत ही राज्य के कार्यों का सिद्धांत होना चाहिए। लेकिन मिल का कहना है कि सुख मात्रात्मक न होकर के गुणात्मक होना चाहिए। तो जहाँ बेंथम महोदय क्या मानते थे, बेंथम महोदय सुख को मात्रात्मक मानते थे, तो ये गुणात्मक मानते हैं। अर्थात एक संतुष्ट सुअर होने से अच्छा है असंतुष्ट सुकरात बनना। ये मिल महोदय का बहुत अच्छा कथन है। पुष्पिन खेलने से अच्छा है कविता पढ़ना। इस तरह मिल बेंथम के सुखवाद या भौतिकवाद में गुणात्मक संशोधन कर देते हैं। जहाँ बेंथम भौतिक सुख की बात करते हैं, वहीं मिल नैतिक सुख की बात करते हैं। तो बेंथम का कौन सुख है, भौतिकवादी, और मिल महोदय कैसी बात करते हैं, नैतिकवादी। तो एक संतुष्ट सुअर न बनने बल्कि असंतुष्ट सुकरात बने, यानी पुष्पिन खेलने से अच्छा है कविता पढ़ लें। बेंथम का उपयोगितावाद भौतिकवाद पर आधारित है। मिल का उपयोगितावाद जो है अध्यात्म या नैतिक सुख पर आधारित हो जाता है। उपयोगितावाद में मिल द्वारा किया गया नैतिक या गुणात्मक संशोधन ही से ही उपयोगितावाद नहीं रह जाता। उपयोगितावाद उदारवादी विचारधारा है, इसलिए मिल के उपयोगितावाद को नैतिक उदारवाद भी कहते हैं। तो मिल ने इतना परिवर्तन कर दिया कि अब उपयोगितावाद ही नहीं रह गया, बल्कि ये क्या हो गया, अब ये नैतिक उदारवाद भी कहा जाने लगा। अनिच्छुक लोकतंत्रवादी के रूप में या प्रतिनिधि शासन के बल पर इनका विचार है। अनिच्छुक लोकतंत्रवादी के रूप में या प्रतिनिधि शासन पर मिल के विचार है। मिल 3 बातों को लेकर अधिक चिंतित थे। कहीं लोकतंत्र मूर्खों का शासन न बन जाए, अतः मिल क्या चाहते थे कि कहीं लोकतंत्र मूर्खों का शासन न बन जाए, अतः मिल वयस्क मताधिकार के विरोधी हैं और विरोध करते हुए कहते हैं भारित मतदान का समर्थन कर देते हैं। उनका कहना है शिक्षितों और धनिकों को एक से अधिक वोट देने का अधिकार हो। तो बेंथम क्या चाहते थे, 1 वोट, लेकिन बेंथम का विरोध नहीं किया मिल ने कहा कि कहीं लोकतंत्र मूर्खों का शासन न हो जाए, भारित मतदान यानी वोटों को तौला जाए, 1 से अधिक वोट देने का अधिकार दे दे शिक्षितों और धनिकों को, अर्थात वोट गिने न जाए बल्कि क्या कर ली जाए, तौल दिए जाए। इस गुणात्मक संशोधन कर देते हैं।
कहीं बहुसंख्यक अल्पसंख्यक पर अत्याचार न करें। अतः अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व देने हेतु मिल अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली को प्रस्तावित करते हैं। कहीं स्त्रियां अधीन न हो जाए, इसके लिए महिला मताधिकार का पुरजोर समर्थन करते हैं। इसके लिए मिल खुले मतदान की मांग करते हैं। मिल के उपरोक्त संशोधन अलोकतांत्रिक हैं, इसलिए इन्हें अनिच्छुक और लोकतंत्रवादी कहा जाता है। इनकी जितने मांग हैं किसी को नहीं माना जा सकता, क्योंकि धनिक और शिक्षित का वोट एक से अधिक रहेगा और गरीबों का कम रहेगा, तो ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, क्योंकि लोकतंत्र समानता पर आधारित है। बिल के उपरोक्त संशोधन के कारण ये क्या कहा गया नहीं, अनिच्छुक लोकतंत्रवादी, यानी जिसका लोकतंत्र में इच्छा ही ना हो, यानी इनका लोकतंत्र के प्रति कोई इच्छा नहीं था। स्वतंत्रता प्रवक्ता के रूप में मिल दो तरह की स्वतंत्रता की बात करते हैं, कार्यों की स्वतंत्रता और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कार्यों की स्वतंत्रता मिल मनुष्य के कार्य को दो वर्ग में बांटते हैं। नंबर 1 स्वसंबंधी कार्य और परसंबंधी कार्य। तो कार्यों के संबंध में इनके कार्य की स्वतंत्रता दो है, स्वसंबंधी और परसंबंधी। स्वसंबंधी कार्य ऐसे होते हैं जिनके प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ते, अतः ऐसे कार्यों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि मिल स्वसंबंधी कार्यों में नकारात्मक स्वतंत्रता की मांग करते हैं, इसलिए व्यक्तिवादी हैं। पर संबंधी कार्य ऐसे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, ऐसे कार्यों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। कहा जा सकता है कि मिल पर संबंधी कार्यों में सकारात्मक स्वतंत्रता की मांग करते हैं, अतः मिल सकारात्मक उदारवादी हो जाते हैं। तो उपरोक्त विचारों के कारण ही मिल को अंतिम व्यक्तिवादी और पहला सकारात्मक उदारवादी कहते हैं। इसी कारण मिल को अंतिम व्यक्तिवादी और पहला सकारात्मक उदारवादी कहते हैं। मनुष्य के कार्य की इस तरह के वर्गीकरण में समस्या यह है कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जो स्वसंबंधित तो हो लेकिन पर संबंधी ना हो। आत्महत्या करना स्वसंबंधित कार्य तो लगता है लेकिन है नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पालन पोषण में समाज ने निवेश किया है उसका समाज के प्रति कुछ दायित्व भी है, अतः वो अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इससे बड़ी सामाजिक हानि होगी, इसलिए उसे आत्महत्या करने से रोका जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्यों संबंधी स्वतंत्रता का विचार अव्यवहारिक है। कार्यों संबंधी इनका जो स्वतंत्रता का विचार है वो क्या है, अव्यवहारिक है। अब है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल का विचार एवं अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। उनका कहना है कि सनकियों को भी विचार एवं अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि जो सनकी होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वह अपने सनकपन में कुछ ऐसी बात कही जाए जो पूरी मानवता के लिए हितकारी हो। जैसे सुकरात को इन्होंने क्या कहा, सनकी कहा। लेकिन मिल विकसित देशों के लोगों को ही विचार एवं अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। तो इन्होंने ये नहीं कहा सुकरात सनकी हैं, बल्कि जैसे सुकरात जैसे लोग, क्योंकि कई लोग अपने सनकपन में कुछ ऐसी बात कह जाए जो पूरी मानवता के लिए क्या हो, हितकारी हो। लेकिन मिल विकसित देशों के लोगों को ही विचार एवं अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं, अल्प विकसित देशों के लोगों को नहीं, क्योंकि अल्प विकसित देशों के लोग बहस का स्तर बहुत निम्न होता है। वे जाति धर्म जैसे मुद्दों पर ही बहस करते हैं, इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि मिल के उपरोक्त स्वतंत्रता संबंधी विचार अव्यवहारिक है। शायद इसीलिए बारकर ने उन्हें खोखली और अमूर्त स्वतंत्रता का पैगंबर कहा। तो बारकर महोदय ने मिल के इसी विचार पर, जो अभिव्यक्ति वाली क्या थी, क्या है, सिर्फ विकसित देशों को ही अपना विचार व्यक्त करें, क्योंकि अल्प विकसित वाले सिर्फ धर्म और जाति में महत्व करेंगे। लेकिन यहीं पर बारकर ने इनका बहुत तेज विरोध किया और कहा कि वे खोखली और अमूर्त स्वतंत्रता के पैगंबर हैं। गुणापेक्ष या गुण सापेक्ष समाजवादी के रूप में अगर देखा जाए, वैसे तो मिल पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी विचारक हैं, लेकिन अपनी पुस्तक पॉलिटिकल इकोनॉमिक के अंतिम संस्करण में वे समाजवाद और कल्याणकारी राज्य की ओर झुके दिखते हैं। अपनी अंतिम पुस्तक में किसमें झुके हैं, समाजवाद और कल्याणकारी, क्योंकि मिल ने भूसंपत्ति पर प्रहार किया। उनका कहना है कि लगान के रूप में जमींदार की जो आय होती है वह अनर्जित आय है, क्योंकि वह उसके मेहनत का फल नहीं है, अतः यह अनर्जित आय गरीबों को मिलनी चाहिए। इसके अलावा मिल बाजार व्यवस्था के निम्न की भी बात करते हैं, क्योंकि बाजार व्यवस्था के निम्न की भी बात करते हैं, क्योंकि वह बाजार व्यवस्था में अमीर अमीर होता है और अमीर अमीर होता ही चला जाता है, जबकि गरीब गरीब होता चला जाता है। अमीर के हर कार्य का प्रभाव गरीबों पर पड़ता है, इसलिए अमीरों पर भी टैक्स लगना चाहिए। उपरोक्त स्पष्ट है कि मिल गरीबों की बात करके बाजार व्यवस्था के नियमन की बात करते हैं। अपने राज्य सिद्धांत में भी चुटकी भर कल्याणकारी तत्व जोड़ देते हैं, इसलिए मिल को गुणा सापेक्ष समाजवादी कहना गलत नहीं होगा। मिल की अंतिम पुस्तक थी पॉलिटिकल इकोनॉमिक। इस प्रकार मिल गरीबों की बात करके, बाजार व्यवस्था में नियमन की बात करके, थोड़ा सा कल्याणकारी तत्व जोड़ करके गुणापेक्ष समाजवादी बन गए। हेडलाइन क्या है, वोट गिने न जाए इनकी बल्कि तौले जाएं, ये इनका प्रमुख है। जेम्स मिल स्कॉटलैंड के इतिहासकार
और राजनीतिक दार्शनिक मनोवैज्ञानिक थे। डेविड रिकार्डो के साथ इन्हें क्लासिकल अर्थशास्त्री का जनक कहा जाता है। टी.एस. ग्रीन या थॉमस हिल ग्रीन, इनका जीवनी 1836 ब्रिटेन। पुस्तक है इनका पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन यानी राजनीतिक दायित्व। भूमिका ग्रीन की अगर देखें तो ये आदर्शवादी थे, आदर्शवादी राज्य के समर्थक थे, सकारात्मक उदारवादी थे। लेकिन ये चिंतन के स्तर पर आदर्शवादी हैं। सकारात्मक उदारवादी होने के कारण ये राज्य को महत्व देते हैं, लेकिन आदर्शवादी होने के कारण राज्य को महत्व देते हैं। इस तरह से ग्रीन उदारवादियों की तरह राज्य को साधन मानते हैं। उदारवादी भी राज्य को क्या मानते हैं? उदारवादी कहते हैं राज्य तो साधन है, और ग्रीन भी क्या कहते हैं? राज्य को साधन मानते हैं। अतः उनके अनुसार राज्य साध्य है और साधन दोनों हैं। ग्रीन के नेतृत्व में जब उदारवाद में आदर्शवादी संशोधन हो जाता है तो उदारवाद अपने नकारात्मक स्वरूप को छोड़कर सकारात्मक उदारवाद में बदल जाता है। अतः हम ग्रीन महोदय की सकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद का पिता कह सकते हैं। तो उदारवाद अपने क्या होता है कि ग्रीन के नेतृत्व में जब उदारवाद में आदर्शवादी संशोधन हो जाता है तो उदारवाद अपने नकारात्मक स्वरूप को छोड़कर सकारात्मक उदारवाद में बदल जाता है। हम ग्रीन महोदय को सकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद का पिता कह सकते हैं। आधुनिक उदारवाद के पिता कौन है? ग्रीन महोदय। वर्तमान राजनीतिक दर्शन अगर देखा जाए तो ग्रीन के पूरे राजनीतिक दर्शन का सार रूप बताते हुए बारकर महोदय ने कहा कि ये चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार जरूरी है, अधिकारों की रक्षा के राज्य में ही हो सकती है। इस तरह ग्रीन के दर्शन को उपरोक्त 4 शब्दों के माध्यम से समझा जा सकता है। बारकर ने कहा कि चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार जरूरी है, अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य ही जरूरी है, और अधिकार की रक्षा कहाँ हो सकती है? राज्य में। तो ग्रीन के दर्शन के 4 जो हैं, नंबर 1 चेतना। ग्रीन भी आदर्शवादियों की तरह शाश्वत चेतना को मानते हैं। व्यक्ति इस शाश्वत चेतना की अपूर्ण अभिव्यक्ति है, जबकि राज्य पूर्ण अभिव्यक्ति है। अतः व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य अपना नैतिक विकास करके पूर्णता की प्राप्ति करना है। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति ही नैतिकता का स्रोत है, अर्थात यह व्यक्ति को ही तय करना होगा कि वह कैसे पूर्णता की प्राप्ति कर सकता है। पूर्णता की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए। यहीं पर ग्रीन आदर्शवादियों से भिन्न हो जाते हैं। तो पूर्णता की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि वे व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देने लगते हैं। तो आदर्शवादी से भिन्न स्वतंत्रता क्या है? ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ कार्य करने योग्य कार्यों को करने देना है। स्वतंत्रता क्या है? कि करने योग्य कार्यों को करने देना ही स्वतंत्रता है। ग्रीन का कथन है व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक हो। पुनः ग्रीन यह भी कहते हैं तो करने योग्य कार्य करने में जो करने दें और जो कार्य करने में सहायक हो। तो ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ करने योग्य कार्यों को करने देना है। करने योग्य कार्य वही होंगे जो व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक हो। पुनः ग्रीन यह भी कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब अधिकार के रूप में हो। जैसे हम बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमें कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति चुप करा सकता है। यदि बोलने की स्वतंत्रता हमें बोलने के अधिकार के रूप में प्राप्त होगी तो हमें कोई चुप करा नहीं सकता, क्योंकि तब राज्य के माध्यम से उपचार मिल जाता है। अतः कहा जा सकता है स्वतंत्रता के लिए अधिकार जरूरी है। अधिकार क्या है? ग्रीन के अनुसार अधिकार उन बाह्य परिस्थितियों की उपलब्धता है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए जरूरी है। इस तरह ग्रीन अधिकारियों को बाह्य परिस्थितियों की उपलब्धता के रूप में परिभाषित करते हैं। यहाँ बाध्य परिस्थितियों की उपलब्धता का अर्थ यही है कि हमें अपने आंतरिक या व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षा, रोजगार, नशा मुक्ति इत्यादि का अधिकार मिलना चाहिए। पुनः ग्रीन अधिकार को शक्ति के रूप में परिभाषित करते हुए कहते हैं अधिकार वह शक्ति है जो एक नैतिक जीवों के रूप में मनुष्य को अपने व्यवसाय और कार्य को उपयोग करने के लिए प्राप्त है। तो अधिकार वह शक्ति है जो एक नैतिक जीवों के रूप में मनुष्य को अपने व्यवसाय और कार्यों को उपभोग करने के लिए प्राप्त हैं। ये ग्रीन महोदय का स्टेटमेंट है कि अधिकार वह शक्ति है जो एक नैतिक जीवों के रूप में मनुष्य को अपने व्यवसाय और कार्यों को उपभोग करने के लिए प्राप्त है। ग्रीन का यह भी कहना है कि अधिकार तो हमें सामाजिक स्वीकृति से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अधिकार को लागू करने के लिए राज्य का होना जरूरी है। राज्य के बिना अधिकार की रक्षा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ग्रीन महोदय क्या कहते हैं? अधिकार तो हमें सामाजिक स्वीकृति से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य का होना जरूरी है। तो बिना अधिकार की रक्षा नहीं हो सकती राज्य की। और राष्ट्र के ग्रीन के अनुसार शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। राज्य क्या है ग्रीन के अनुसार? तो शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। रूसो की तरह ग्रीन भी समान इच्छा की बात करते हैं। समान इच्छा कुछ और नहीं वरन समान कल्याण की समान चेतना है। यह समान कल्याण की समान चेतना ही समाज और राज्य का आधार है। रूसो के अलावा समान इच्छा की बात ग्रीन ने किया है। रूसो के अलावा समान इच्छा की बात किसने किया है? ग्रीन महोदय ने किया है। समान इच्छा कुछ नहीं, समान कल्याण की समान चेतना है।
यही समान कल्याण की समान चेतना समाज और राज्य का आधार है। रूसो के अलावा समान इच्छा की बात ग्रीन ने किया है। ग्रीन का कहना है कि राज्य का कार्य व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। ग्रीन का कहना है कि राज्य का कार्य क्या है, नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। व्यक्ति के जीवन के मार्ग में बेकारी, बीमारी, अज्ञानता, नशाखोरी जैसे बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ग्रीन राज्य को इन बाधाओं को दूर करने के कार्य सौंपते हैं, इसलिए कल्याणकारी राज्य के प्रतिपादक बन जाते हैं। कल्याणकारी राज्य के प्रतिपादक कौन है? ग्रीन महोदय हैं। तो ग्रीन ने कहा है अधिकार वह शक्ति है जो एक नैतिक जीव के रूप में मनुष्य को अपने व्यवसाय और कार्यों को उपभोग करने के लिए प्राप्त होता है, वही अधिकार होते हैं। राज्य के बारे में कहा शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का अधिकार है। रूसो की तरह ग्रीन भी समान इच्छा की बात करते हैं। समान इच्छा और कुछ नहीं है वरन समाज कल्याण की समान चेतना है। समान इच्छा कुछ नहीं है, समान कल्याण की समान चेतना ही है। यही समान कल्याण की समान चेतना समाज और राज्य का आधार है। रूसो के अलावा समान इच्छा की बात कौन किया है? ग्रीन ने किया है। ग्रीन का कहना है राज्य का कार्य व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। व्यक्ति के नैतिक जीवन के मार्ग में बीमारी, बेकारी, अज्ञानता, नशाखोरी जैसे बाधाएं होती हैं, तो ग्रीन इन बाधाओं को दूर करने का कार्य किसको सौंपते हैं? राज्य को। और राज्य के ये क्या हो जाते हैं? कल्याणकारी राज्य के प्रतिपादक बन जाते हैं। कल्याणकारी राज्य के प्रतिपादक ग्रीन महोदय हैं। ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।